दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज का। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे आने वाला चीज क्या है। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में शो हो रहा होगा, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। तो बेसिकली ये झारखंड बोर्ड का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 होने वाला है। तो अपने सारे दोस्तों तक जल्दी जल्दी ये वीडियो शेयर करो। जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में, प्लीज चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो, क्योंकि इस चैनल से आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम देने के बाद आप लोग का मन में अगर डाउट होता है कि मेरा एमसीक्यूज कितना सही हुआ है, तो मैं आंसर की भी देने वाला हूं। यानी जैसे ही आप लोग एग्जाम देके आओगे, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको आंसर की भी मिलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाओ और ये वीडियो शेयर करो और चैनल भी शेयर करो। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व shows the maximum output combination of two goods by using optimum allocation of resources। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जाता है। कौन सा इक्विवेलेंट कर्व नहीं होता, डिमांड कर्व तो एकदम गलत ही है, टोटल आउटपुट कर्व नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना कि सही आंसर होगा इसका पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनता है? ऐसे करके ऐसे। ठीक है, चलो आ जाओ। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज या आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज या आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड्स। अच्छा देखो, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस बार नया पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान लगा के सुनिएगा, जरा गौर फरमाइएगा बच्चे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, बट इस बार से आप लोग में भी पूछा जा रहा है। कोड्स का क्वेश्चन काफी देखने को मिला है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट मैं आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं दूंगा। जरा देखिए इसमें क्या बोला है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन में से जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। समझ गया ना? देखो आ जाओ। सबसे पहला क्या है, हाउ इज प्राइस ऑफ ए गुड्स डिटरमाइन इन अ मार्केट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये जो ए बी सी डी है, इसमें से 1 किसमें है? देखो 1 ए में है, 1 बी में है और 1 डी में, यानी ऑप्शन नंबर सी तो दूर दूर तक कहीं रिश्ता नहीं है। एमसीक्यू करने का सही तरीका है, सबसे पहले गलत को छांटिए, उसके बाद सही अपने आप निकल आएगा। सही ढूंढने का चक्कर में चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो पूरा का पूरा गलत मार के आइएगा। एमसीक्यू 30 का 30 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। तो इसीलिए जो बात बोल रहे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। समझ गए? वेरी गुड। तो गलती को छाटना है सर, तो सी का दूर दूर तक कहीं रिश्ता नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड रिसोर्स बी एलोकेटेड इन अ कंट्री। एक कंट्री में रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। समझ गया ना बात को? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको देखो ध्यान क्या देना है, इस पे ध्यान दो कि ऑप्शन नंबर 2 किसमें है, वो आंसर नहीं हो सकता। तो देखो ए में ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ए भी गया, यानी ए और सी तो गया सर। अब बात करेंगे किसका, बी और डी के बीच में। ठीक है, बी और डी के बीच में दोनों में 1 है। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं, व्हाट इज द टोटल आउटपुट लेवल ऑफ ए फर्म और व्हाई डू प्राइसेस ऑफ गुड राइज इन अ कंट्री। देखो ये वाला जो 4th नंबर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और 3rd नंबर माइक्रो का है। 3rd नंबर किसका है? माइक्रो का। तो यानी 1 और 3rd, यानी 1 और 3rd किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 1 में आप लोग को मैंने बताया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझ गया ना? तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd का बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, किस में मेजर कर सकते हैं? तो रुपीज में मेजर करेंगे। निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? रुपीज में। आगे देखो क्या है, the elasticity of demand of a good is 2, then the demand of the goods will be। अगर इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स का जो भी डिमांड का इलास्टिसिटी है वो 2 है, यानी मोर देन 1 है। ठीक है, तो अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये कैसा होगा? इलास्टिक होगा। समझ गए? ये इलास्टिक होगा।
ठीक है सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। द प्रीफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर इज मोनोटोनिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption a consumer will be different on which of the bundles of good। जो प्रीफरेंस है एक उपयोगिता का उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर उपभोक्ता दो वस्तुओं में निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। उदासीन यानी इनडिफरेंट। ठीक है, तो अब किस में होगा, ध्यान से देखिए। ए में 3 4, बी में 6 7, सी में 1 2 और डी में 5 2। तो ऑप्शन नंबर पता है क्या होगा, ए एंड डी, यानी 3 4 और 5 2, क्योंकि देखो 3 और 4 7, 5 2 7। समझ गया ना बात को। आगे देखो 6 में क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि तुम नहीं जाओगे, जैसे दो दो दोस्त है, मान लो दो दोस्त है, बड़ा पक्का वाला यार है, ठीक है, यार तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इस तरह का। इस तरह का होता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु होता है तुम नहीं जाएगा हम जा रहे हैं, पार्टी में तुम नहीं जाएगा हम जाके खा के आते हैं, ये चीज होता है। ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। तो लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में साथ साथ चलना पड़ता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, पेन एंड इंक, पेन रिफिल। ठीक है, कार पेट्रोल, कार पेट्रोल होगा, यस सर कार पेट्रोल होगा। टी कॉफी, सर चाय कॉफी तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट की जगह सब्स्टिट्यूट गुड्स होता तो हम ऑप्शन नंबर ए को सही मारते। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सारा कुछ समझाते हुए चल रहे, ध्यान से वीडियो को देखना है, बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरा। जनरली द शेप ऑफ एपी कर्व, एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट, सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। क्या होता है औसत वक्र का आकार, यू शेप होता है, उल्टा यू शेप, समझ गया ना, इन्वर्टेड यू शेप होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल का भी मॉडल पेपर में था। 8th नंबर में क्या है, इन द प्रोडक्शन फंक्शन showing constant returns to a scale, if the factors are increased twice then by how much the output will increase। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि संसाधन को दुगना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि कितना का होगा। अगर मान लो दुगना बढ़ गया, ठीक है, जो फैक्टर है वो ट्वाइस बढ़ा है तो आउटपुट कितना गुना से बढ़ेगा। अगर वो ट्वाइस बढ़ा है तो आउटपुट भी ट्वाइस ही ना बढ़ेगा सर। अगर फैक्टर दुगुना हो गया तो आउटपुट भी दुगुना हो जाएगा। अगर मान लो एक लेबर आता था 4 खिलौना बनाता था सर, अब 2 लेबर आ रहा है यानी दुगुना हुआ, इंटू 2 तो सर कितना, अब 8 बनाएगा, यानी इंटू 2 इधर भी हो जाएगा। यानी अगर फैक्टर दुगुना हुआ है, अगर फैक्टर दुगुना हुआ है तो आउटपुट भी दुगुना हो जाएगा। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। व्हाट डज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी शोज इन द फॉलोइंग फिगर। ओ ए बी सी, ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या दिखाना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना चाहता है। ठीक है, ठीक है सर। द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या, लार्ज नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। कौन सा ऐसा संतुलन है जिसमें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म है उसका जो शर्त है उसको क्या मानता है। तो देखो एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम आर कर्व कट्स एम सी फ्रॉम द अबव। लग रहा है ये नहीं होगा सर, ये नहीं हो सकता। एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर कर्व कट्स एम सी, ये भी नहीं हो सकता। एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम आर कर्व कट्स एम आर फ्रॉम द अबव, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला होगा सर, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। बिलो से काटता है, एबव से नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से कट करेगा। समझ गया ना, ठीक है सर, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 12 क्या है, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाय 15% ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय ए फर्म देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। अगर क्वांटिटी सप्लाइड एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है। यानी अगर कोई एक वस्तु है, एक सामान का जो दाम है वो 10% से इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो 10% से इंक्रीज होने से सप्लाई उसका 15% से बढ़ जाता है। ठीक है, देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जीरो इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, तो एकदम इलास्टिक होगा, पक्का पक्की इलास्टिक, ऑप्शन नंबर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग assertion and रीजन। ओ भाई साहब, आप लोग का तो बहुत कठिन कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा किया है इस बार से। assertion रीजन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। आगे आ जाओ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया है? द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स ऑन गुड। जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया यानी घट गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या टैक्स लगाया गया है। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेस ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड्स। ठीक है, किसी वस्तु पर इकाई कर लगने पर फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे बता रहे दोनों, देखो ये भी सही है ये भी सही है, और जो सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है। बोथ assertion and reason are correct and R is the true explanation of A। और जो R है वो सही से एक्सप्लेन किया है A को। ठीक है सर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड का इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट हो सकता है? अगर डिमांड इंक्रीज हो गया, जैसे कि मान लो ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स। अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, When will the situation of excess demand arise? कब excess demand का situation arise होता है? जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यानी डी इज ग्रेटर देन एस। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कौन सा जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो सही है? देखो, प्राइवेट ओनरशिप ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ओनर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 17 आ जाओ। लेट्स एज्यूम दैट देयर इज अ कंट्री, देयर आर 2 लाख पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड 10,000 पीपल आर विलिंग टू वर्क। 2 लाख पीपल है, 2 लाख व्यक्ति क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और 10,000 जो व्यक्ति है वो क्या, काम करने के इच्छुक है। बट दे डू नॉट गेट एनी जॉब, देन व्हाट विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। 2 लाख में से 10,000 व्यक्ति काम करने के इच्छुक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का दर कितना है, बेरोजगारी दर कितना है? तो कितना है? ऑप्शन नंबर सी होगा 5%। ठीक है, कितना है? 5%, क्योंकि 10 लाख व्यक्ति जो है वो क्या है, काम करने के इच्छुक है, और 2 लाख व्यक्ति क्या बेरोजगार है। तो इसका अगर हम परसेंट निकालते हैं तो कितना आएगा? 5%। कैसे सर? देखो आ जाओ, देखो 10,000 व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं, भागा 2 लाख हो जाएगा काम करने के काबिल बेरोजगार है ना, गुना 100, क्योंकि सर प्रतिशत निकाल रहे हैं, ऊपर का 4 जीरो और नीचे का 4 जीरो गया, 1 जीरो 1 जीरो 2 पचे 10, तो 5%। 18 में क्या है, व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एन इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। समझ गए? आगे क्या है 19 नंबर, इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टेक्स प्लेस इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होती है? तो कारक क्षेत्र यानी फैक्टर सर्विस, फैक्टर कहां से जाता है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवार से फर्म की ओर। समझ गया ना? 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल बोल रहा है, यानी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा एक्सटर्नल सेक्टर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 2 सेक्टर यानी क्या, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बारे में बात बोल रहा है। हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर में जो हाउस होल्ड को कहते हैं उसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर होता है ना, जो फैक्टर होता है, सेवा होता है, उस सेवा का उसको मालिक कहा जाता है। किसको? हाउस होल्ड को। तो मालिक ना भेजेगा फर्म की तरफ, यानी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएगा। 20 क्या कहा जाता है? 20 में द ओल्ड एज पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट। देखो, जब नेशनल इनकम हम लोग बनाते हैं और उसमें एक मेथड होता है इनकम मेथड। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके आप लोग प्लीज, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम से, वहां जा करके आप लोग देखिए, बहुत कुछ
समझ में आ जाएगा। तीनों मेथड मैंने बहुत बढ़िया से बताया गया है वहां पे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर में सारा चीज मैंने बताया गया है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, पर्सनल इनकम, क्योंकि ये पर्सनल इनकम है, ना ही जीडीपी में लेंगे, ना ही नेशनल इनकम है, ना ही जीएनपी में, ये पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय है। 21 क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कौन सा ऐसा विनिमय है जो कि सब जगह चलता है। सब जगह क्या चलता है, सब जगह चलता है मनी, पैसा। ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है। आ जाओ 22 में क्या है, what is the effect of increment in rate of interest, what is the effect of increment in rate of interest on cash demand for money, ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नगदी मांग में क्या प्रभाव करती है। नगदी मांग में क्या प्रभाव करेगा, कैश डिमांड फॉर मनी, यानी हमको मनी चाहिए लेकिन कैश में चाहिए, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, ब्याज दर बढ़ा दे, तो इस पे क्या प्रभाव आएगा। तो क्या होगा, जो क्या मनी है उसको, मनी में कैश में ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा, जैसे अभी डिजिटल सब कुछ चल रहा है तो कैश जो होता है वो काफी कम मिलता है लोगों के पास। 23 क्या है, ठीक है, फॉलोइंग आर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। फिर से कोड वाला आ गया, क्या है, बैंक डिक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग एंड सिक्योरिटी डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो। ठीक है, बढ़ाना है ना, बढ़ाना है यानी क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड सी बोथ, यानी हम लोग बैंक रेट को भी डिक्रीज करेंगे, बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे तो सर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग अगर लोन ज्यादा लेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई, मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक को अपना टोटल जो जमा होता है उस जमा में से कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत सेंट्रल बैंक में यानी केंद्रीय बैंक में जमा रखना होता है। अगर उस परसेंटेज को हम लोग घटा दे तो क्या होगा कि जो नगद को जो अनुपात है उसके तहत कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक सेंट्रल बैंक में, केंद्रीय बैंक में जमा कम रखेगा तो इकोनॉमी में मनी ज्यादा बचेगा, तो इकोनॉमी का मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, यानी ए और सी दोनों होगा। ठीक है सर। 24 क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर टैक्स, कौन सा इनमें से पेपर टैक्स है। पेपर टैक्स सर, पेपर टैक्स है वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स को हम लोग पेपर टैक्स बोलते हैं। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सर टैक्स दो तरह का होता है, सुन लो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके ऊपर लगेगा वही भरेगा, यानी जो सहेगा वो भरेगा, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम आपका है, कर आपका आय पे लगा है, यानी इनकम पे आपका टैक्स लगा है, तो इनकम टैक्स आप ही दोगे, आपका बगल वाला पड़ोसी तो नहीं देगा, ना ही आपके पिताजी देंगे, कोई नहीं देगा। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो सहेगा वो नहीं भरेगा। कैसे सर, जैसे जीएसटी, जो अभी गुड्स और सर्विस टैक्स आया, जीएसटी, हर एक चीज में जीएसटी जीएसटी जीएसटी, तो जो जीएसटी है वो जिस पे लगता है ना वो नहीं भरता। जैसे मान लो कि मैंने एक सामान बनाया तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अब मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगाया, इंपोज किया, मैन्युफैक्चरर किसको बेचा, होलसेलर को, अब होलसेलर किसको बेचा, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। तो जरा सोचो ये वाला चीज, ये लगाया, ये इसको बेचा, तो ये इसको टैक्स का भी पैसा इंक्लूड करके दिया उस सामान का दाम में। फिर होलसेलर रिटेलर को बेचा, अब रिटेलर भी होलसेलर को क्या सामान का दाम में इंक्लूड करके दिया। फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर भी क्या रिटेलर को सामान का दाम में जीएसटी इंक्लूड करके दिया। तो लगाया मैन्युफैक्चरर, लास्ट में दिया कौन, कंज्यूमर। तो जो सहेगा, जिसके ऊपर लगेगा, वो अगर नहीं भरेगा तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जो सहेगा अगर वही भरेगा तो उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, तो प्रत्यक्ष टैक्स का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। समझ गया ना, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, आउटपुट टैक्स अभी बताया, आउटपुट बनाएंगे, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सब क्या अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, देखो पेशेंस बना के रखो, थोड़ा सा मजा आएगा, सारा कुछ सिखा रहे। If the consumption expenditure of consumer remains unchanged due to change in income, then what will be the value of MPC?
यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है, मान लो कि मेरा इनकम बढ़ गया लेकिन मेरा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हम खा रहे, पहन रहे, ऐश कर रहे हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उस कंडीशन में जो एमपीसी का मान है वो क्या होगा? एक से अधिक होगा, एक होगा, जीरो होगा या जीरो से भी कम होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा, जीरो। ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कौन सा इनमें से एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है? देखो हम बता देते हैं। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी नेट एक्सपोर्ट। तो सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट। तो देखो कंजम्पशन है यानी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट है सर अभी बताए, आय है ये भी नहीं होगा, नेट एक्सपोर्ट है हाँ सर एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट ये भी है, बचा कौन? डी। सही उत्तर डी। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश, सीख गए आप लोग तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड? कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुणक कहलाता है, मल्टीप्लायर। चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन टोटल आउटपुट। समझ गए? 29, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं? देखो प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स नहीं, प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, प्राइस ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हाँ देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ठीक है, क्योंकि गुड्स कहां से आएगा? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही होता है फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। समझ गए? अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़े थे सर, भुगतान संतुलन। बच्चा देखो भुगतान संतुलन में दो खाता आता है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। सारा ट्रांजैक्शन दोनों का मिला करके बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स आए और सर्विस आए तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्वेश्चन में लिखा गया वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विस, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।